हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 6 का सोशल स्टडी का पार्ट हिस्ट्री चैप्टर 6 अर्ली किंगडम्स। तो देखिए पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो मैं आपको नोट्स के हेल्प से समझाने वाली हूँ। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का सोशल साइंस से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आपको इस तरह के नोट्स मिल जाएंगे, आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगी, साथ ही वर्कशीट मिल जाएंगे जहाँ पे सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ। और सीनियर क्लासेस के लिए मैं बिल्कुल चैप्टर के फ्लो चार्ट भी प्रोवाइड करती हूँ। तो फ्लो चार्ट से आपको पूरे का पूरे चैप्टर का जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो मैं लिख के आपको एक्सप्लेन करती हूँ पूरी की पूरी, जिससे आपको पूरे का पूरा चैप्टर इजिली समझ में आ जाता है। मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करती हूँ, साथ ही मैप बुक भी प्रोवाइड करती हूँ। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इस चैनल पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए नोट्स में सबसे पहले जो हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन, और चैप्टर का नाम भी है अर्ली किंगडम्स। ठीक है, तो पहले किस तरह के साम्राज्य रहे, किस तरह के राजा रानी जो भी थे उनके किस तरह का पूरा किंगडम किस तरह का था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में बिल्कुल जो बिग किंगडम्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये कहाँ डेवलप हुए, ये गंगा वैली के पास डेवलप हुए। और देखिए इसका भी रीजन रहा होगा कि क्यों गंगा वैली पे ही डेवलप हुए। तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि रिवर्स जहाँ होती है तो वो वहाँ की जो सॉइल है वो काफी फर्टाइल होती है, और जहाँ की सॉइल फर्टाइल होगी तो वहाँ खेती भी काफी होगी, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होगा। तो ये भी एक रीजन होता है कि काफी हद तक जो किंगडम्स थे वो क्यों गंगा वैली और इस तरह के रिवर्स के नदियों के किनारे क्यों बने। ठीक है, और अच्छा उनके बहुत ही बड़ी बड़ी जो टेरिटरीज थी, गवर्नमेंट थी, वो किस तरह से वहाँ काम करती थी, उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा सोर्सेज देख लेते हैं कि किस सोर्सेज। देखिए हिस्ट्री का मतलब ही होता है, क्योंकि हिस्ट्री वर्ड आया है हिस्टोरिया वर्ड से, तो हिस्टोरिया वर्ड का मतलब ही होता है टू लर्न और नो बाय इंक्वायरी। तो यानी हर चीज जो भी है, क्योंकि हम तो पास्ट में जा नहीं सकते, तो आज जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं हम किसी प्रूफ के बिना पे, ठीक है, कोई ना कोई प्रूफ है, किसी कोई ना कोई चीज प्रूफ है, उसी की वजह से हम ये सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे पास वैदिक टेक्स्ट है ना, जो ब्राह्मण्स के द्वारा लिखे गए उपनिषद हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, और जातक टेल्स हैं जिनके जिनके द्वारा हम ये सारी चीजों के बारे में जानते हैं आज। तो इसी के अकॉर्डिंग ये जनपद और महाजनपद भी थे उस टाइम पे, उनके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए जनपद और महाजनपद क्या थे। ठीक है, तो स्मॉल ट्राइब्स जो थी उस टाइम, जो ट्राइबल पीपल थे, आपको पता ही कि किस तरह से नोमेडिक लाइफ जीते थे लोग। तो ये चीजें भी आपने काफी अर्ली ह्यूमन वाले चैप्टर में भी पढ़ी हुई है कि किस तरह से वेल सेटल लाइफ जब इंसानों ने जीना स्टार्ट कर दिया तो स्मॉल ट्राइब्स जो थी वो लार्ज किंगडम्स में किस तरह से कन्वर्ट हो गई। और ये जो टेरिटरीज थी, जो स्मॉल ट्राइब्स जो अर्लियर पीरियड में वो लार्ज किंगडम्स में बदल गई, और इस तरह की टेरिटरीज जो गंगा वैली के पास उन्होंने कह सकते हो कि अब साम्राज्य स्थापित किया। तो इस तरह के हम किंगडम्स को, लार्ज किंगडम्स को जनपद कहते थे। और इससे भी बड़े जो लार्जर और मोर पावरफुल जनपद होते थे उनको हम महाजनपद कहते थे। यानी आप मान लीजिए एक जनपद हुआ और इसी तरह के बहुत सारे जनपद को मिला के क्या होते थे, महाजनपद। तो इसी तरह से देखिए अगर आप इस चैप्टर में देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि आप कम से कम 16 महाजनपद थे गंगा वैली में, कब 6th सेंचुरी BCE। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है कि दे वर नेम्ड आफ्टर द रूलिंग और द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब इन द एरिया। कि उस जो महाजनपद होता था उसका नाम किसके नाम पे रखा जाता था, उसका नाम जो वहां का राजा होता था उसके नाम पे होता था, या जो इंपॉर्टेंट ट्राइब जो वहां पे लोग जो रहते थे जिस कम्युनिटी के, उनके नाम पे वो जनपद जाना जाता था, वो जगह जानी जाती थी। अच्छा हर एक महाजनपद के एक कैपिटल भी होती थी, जैसे हर एक कंट्री की कैपिटल होती है उसी तरह से वहां भी उस टाइम पे भी महाजनपद की कैपिटल होती थी, जो कि जनरली फोर्टिफाइड यानी बहुत किलेबंदी उसमें होती थी, बहुत किले बने हुए थे होते थे। अच्छा उसके साथ ही जो पूरी की पूरी सिटी थी उसको चारों तरफ से ह्यूज वॉल्स ऑफ स्टोन और ब्रिक की पूरी एक दीवार से घेर के रखते थे उसको, ताकि सुरक्षा के तौर पे, ताकि कोई उस पर अटैक ना कर पाए इजिली, क्योंकि कैपिटल है तो बिल्कुल शान शौकत तो उसकी रहनी चाहिए। और महाजनपद जो थे वो दो तरह के होते थे। ठीक है, दो तरह के होते थे ये, एक होता था रिपब्लिक और एक होता था मोनार्कीज। ठीक है, अच्छा ये देखिए चीजें जो है आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि आज की जो लाइफ में हम चीजें जी रहे हैं तो बहुत ही कुछ चेंजेस है, नहीं, ये अर्ली टाइम पे भी यही सारी चीजें थी। और हमने जो आज जो हम जी रहे हैं वो आई थिंक कुछ जो है हमारे प्रीवियस टाइम से, हमारे अर्ली टाइम से बहुत ही कनेक्टेड है, इसलिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से ही बिल्कुल हमें पूरी की पूरी स्टोरी जानने को मिलती है, और हमारी जो आज जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारे पास से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो देखिए आज भी हम जो रिपब्लिक वर्ड यूज करते हैं, मोनार्की वर्ड यूज करते हैं, सिविक्स में आपने काफी बार पढ़ा होगा, तो ये भी देखिए हिस्ट्री से ही आए हैं। तो याद रखिएगा कि पहले जनपद होते हैं और कई सारे जनपद को मिला के बड़े बड़े पावरफुल महाजनपद होते हैं, और महाजनपद की अपनी अपनी कैपिटल होती हैं और वेल सेटल वेल डेवलप्ड कैपिटल्स
जनपद होती हैं, और महाजनपद जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रिपब्लिक्स और एक होता है मोनार्कीज। तो अब हम समझ लेते हैं रिपब्लिक्स और मोनार्कीज का मतलब। तो देखिए रिपब्लिक्स के लिए मैं बिल्कुल डेफिनेशन आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पहले आप देखिए मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया। तो ये कि रिपब्लिक्स में मैंने लिखा है नो किंग, और मोनार्कीज में जो हाईलाइट किया वो है किंग्स। तो आप इजिली समझ सकते हो कि रिपब्लिक्स में कोई राजा नहीं होता था, और मोनार्कीज में मोनार्क यानी राजा होता था, किंग होता था। तो रिपब्लिक्स में लिखा हुआ है कि एक रिपब्लिकन जो महाजनपद होता था वो ग्रुप यानी कॉमन पीपल के द्वारा जो लोग चुने जाते थे, जो ग्रुप ऑफ लोग जो 4-5 जो भी लोग चुने जाते थे, वो यहाँ पे हर डिसीजन को लेते थे, और यहाँ पे कोई राजा नहीं होता था, ठीक है। और डिसीजंस कैसे लेते थे? मेजोरिटी वोट, यानी अगर 5 लोग हैं तो अगर 4 लोगों ने हाँ करा किसी भी फैसले को और एक ने मना करा, तो 4 लोगों ने जो हाँ करा उस पे सारा फैसला लिया जाता था। अच्छा, इस तरह के कौन से वहाँ पे किंगडम थे? तो वो थे शाक्यास और लिच्छवीज के जो किंगडम थे वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिपब्लिक्स महाजनपद के रूप में जाने जाते थे। अब आते हैं मोनार्कीज में। तो देखिए मोनार्किकल जो महाजनपद थे वो राजा के द्वारा रूल किए जाते थे। यहाँ पे किंग बहुत पावरफुल होता था, उसके पास बहुत लार्ज आर्मी होती थी, बहुत सारे सोर्सेज होते थे रेवेन्यू के यानी टैक्स लेने के। किंगडम जो था वो यहाँ का जो किंगशिप था यानी जो राजा का शासन था वो हेरिडेटरी था। इसका मतलब राजा के बाद उसका बड़ा बेटा जो है वही राजा बनेगा, राजगद्दी पे बैठेगा। अच्छा, इस तरह के जो किंगडम्स थे वो कौन कौन से थे मोनार्कीज? वो थे मगध, वत्सा, अवंती, कोसला, ये सारे के सारे ग्रेटेस्ट किंगडम थे मोनार्किकल के। इसके बाद आते हैं टैक्सेशन पे, यानी टैक्स कहाँ से आता था, किस तरीके से आता था। तो लार्ज आर्मीज जो थी रिक्वायर्ड मोर मनी, ठीक है। जो राजा लोग थे महाजनपद के, बिल्कुल अगर बड़ी बड़ी आर्मी रखोगे, आप फौज रखोगे तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसों की जरूरत पड़ती थी। अच्छा, तो अब राजा कहाँ से लाएगा ये पैसे? तो वो कलेक्ट करता था टैक्सेस, और वो रेगुलर बेसिस पे टैक्सेस को कलेक्ट करता था, ठीक है। कि ऐसा नहीं सिर्फ कि साल में एक बार किया या 2 साल में एक बार किया, नहीं, रेगुलरली वो टैक्सेस को कलेक्ट करता था, एक फिक्स टाइम पे, एक हफ्ते में, एक महीने में। तो इस तरह से टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता था। इसके लिए देखो अपॉइंट किए गए थे ऑफिसर्स। देखिए आज के टाइम पे भी हम जो आम पब्लिक है वो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो उस टाइम इसी तरह से टैक्स पे करते थे लोग राजा को। और इसके लिए देखिए अपॉइंट किए गए थे ऑफिसर्स जो कलेक्ट करते थे टैक्सेस, लोगों से लेते थे, कॉमन पीपल से। और जो मोस्ट पीपल जो टैक्स पे करते थे वो फार्मर्स थे, क्योंकि उस टाइम फार्मिंग ही ज्यादा मेन एक्टिविटी होती थी। तो एग्रीकल्चर जो था मेन सोर्स था रेवेन्यू का यानी टैक्स का। और फार्मर्स जो थे 1/6 जो भी चीजें उगाते थे अपने खेतों में, तो उसका 1/6 पार्ट जो था वो राजा को दे देते थे। और इस पार्ट को भाग या शेयर कहते थे प्रोडक्शन का, यानी जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया तो उसका 1/6 जो भाग और शेयर था वो राजा को दे देते थे। इसके बाद जो और भी लोग थे समाज में जो रेवेन्यू यानी टैक्स देते थे वो थे क्राफ्ट्समैन, जैसे कि कारपेंटर्स थे, पॉटर्स थे, वीवर्स थे, वो भी टैक्सेस को पे करते थे, या तो वो कैश में देते थे या काइंड में देते थे, ठीक है। और कभी कभी वो फ्री सर्विस भी राजा को देते थे। तो कैश में देखिए, कैश में तो बिल्कुल पैसे में देते थे, और काइंड में मतलब या तो गेहूं चावल इस रूप में भी वो टैक्स पे करते थे। और अगर उनके पास ये दोनों तरह की चीजें नहीं होती थी तो वो राजा के बागों में, खेतों में काम करके, उनके महलों में इस तरह से अपने सर्विस को ऑफर करके भी अपने टैक्सेस को चुका सकते थे। इसके साथ ही देखिए जो चीजें खरीदी और बेची जाती थी उन पे भी टैक्स लगते थे, ठीक है। फिर आते हैं ट्रेड पे। तो देखिए ट्रेड जो था वो काफी बूस्ट था उस पीरियड में, क्योंकि मनी का आविष्कार हो चुका था, इंट्रोडक्शन हो गया था मनी का। अच्छा, उस टाइम देखा जाए तो पहले जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग चीजों को एक्सचेंज करके, ठीक है ना, एक्सचेंज करके बिजनेस को कैरी ऑन करते थे। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जहाँ पे विदाउट द यूज ऑफ मनी लोग चीजों को एक्सचेंज करके ही बिजनेस को पूरा का पूरा करते हैं। इसके बाद आते हैं जब कॉइन्स आए सिल्वर और कॉपर के, वो भी यूज में आए, और गुड्स जो था वो बहुत दूर तक और बड़ी मात्रा में सामान को भेजा जाने लगा। बिम्बिसार के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो किंग थे मगध के, उन्होंने रोड्स बनाई, ब्रिजेस बनाए थ्रू आउट हिज एम्पायर, जिससे कि जो ट्रांसपोर्टेशन वाला काम है वो इजिली हो पाए, और इसके जिससे ट्रेड काफी हद तक बहुत इंकरेज भी हुआ। अच्छा, लैंड रूट्स तो अवेलेबल थे ही, साथ में सी रूट्स भी अवेलेबल थे। अच्छा, मेन आर्टिकल्स देख ले जाए जो बेचा जाता था, ट्रेड होता था, वो था सिल्क, मुस्लिन एक फाइन क्वालिटी होता है कॉटन की, परफ्यूम्स होते हैं, आइवरी होते हैं, आपने सुना होगा जो हाथी के दांत होते हैं, तो उससे भी काफी तरह के ऑर्नामेंट्स, इस तरह की चीजें बनती थी जो काफी ज्यादा डिमांड में थी। टाउन्स में आ जाए तो टाउन्स में विलेजेस थे वो धीरे धीरे साइज में बढ़ते गए, ग्रो होते गए, और वो टाउन्स में कन्वर्ट हुए। टाउन्स जो थे वो अराउंड सेंटर्स ऑफ ट्रेड और क्राफ्ट्स, काफी ज्यादा उनमें ट्रेड और क्राफ्ट्स का काम होता था। समटाइम्स जो आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन होते थे वो यहाँ पे आते थे और एक ग्रुप की तरह काम करते थे, और दिस प्लेसेस डेवलप्ड इनटू टाउन। सो इस तरह से वो छोटे छोटे जो गांव थे वो टाउन्स में बदल गए। अब ऐसे कौन से टाउन्स थे? वो थे उज्जैनी, वैशाली, अयोध्या, कौशाम्बी, चंपा, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स थे। तो ये आप लर्न करिएगा, आपको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए सोसाइटी में आ जाइए, तो धीरे धीरे देखिए किस तरह से
सोसाइटी जो थी वहाँ पे कैसी थी टाउन्स में, तो देखिए जो पीपल थे वो ग्रुप में डिवाइडेड थे वर्नास में, ठीक है, वन में। तो वर्नास के अकॉर्डिंग ही उनकी पहचान थी और उस टाइम सोसाइटी में 4 वंस थे, वर्नास थे। और ये याद रखिएगा आपकी, आपको क्लास 10 तक आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल याद रखिए। तो इसमें थे आपके 4 वन, यानी जो सोसाइटी का क्लासिफिकेशन था वो कास्ट सिस्टम पे बेस्ड था। तो ये थे ब्राह्मण, क्षत्रियास, ठीक है, वैश्य, और साथ ही आपके लास्ट थे शूद्रास। अच्छा, जो ये वर्नास के हिसाब से, बर्थ के हिसाब से था कि आप किस जाति में आपने जन्म लिया, तो उस हिसाब से आपकी क्लासिफिकेशन होता था, आप किस कास्ट से बिलोंग करते, तो इस टाइप से होता था। इसके साथ ही जो पीपल थे वो डिफरेंट वर्नर्स के, वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क करते थे, यानी कार्य के अनुसार भी उनकी जाति की पहचान होती थी। जैसे ब्राह्मण वो वेदों का पाठ करते थे, पढ़ाते थे बच्चों को, और बच्चों को, किन के बच्चों को पढ़ाते थे, सिर्फ अपने बच्चों को, ब्राह्मण के, क्षत्रियास को, और वैश्य के बच्चों को पढ़ाते थे, शूद्रास के बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि उनका मानना था शूद्रास को पढ़ाई लिखाई का कोई अधिकार नहीं है। और साथ ही वो पूजा पाठ का काम करते थे मंदिरों में। क्षत्रियास का काम देख लें तो वो वॉरियर्स थे, और आप कह सकते हो कि योद्धा थे, और वो वॉर में राजा के लिए लड़ते थे। और जो वैश्य थे वो ट्रेड और एग्रीकल्चर का काम करते थे। और जो शूद्रास थे वो बाकी तीनों ग्रुप के नौकर आप समझ लेते हो, तो उनको सर्व करने का उनका काम था। मगध में देख लें तो मगध जो राज्य था, मगध जो एक राज था वो मोनार्की था, यानी मोनार्चिकल था, यहाँ पे राजा राज करता था। ये बहुत ही पावरफुल महाजनपद था। मगध जो था वो लोकेटेड था गैंगेटिक बेसिन, यानी गंगा वैली के वहाँ पे, और वहाँ पे सॉइल, मैंने जैसे पहले बताया, बहुत फर्टाइल थी, और जहाँ सॉइल फर्टाइल होगी वहाँ पे फसल बहुत अच्छी होगी। इस वजह से लैंड टैक्स जो था, मतलब जमीन जो भूमि कर था, वो बहुत हाई था। फॉरेस्ट से भी मगध को काफी ज्यादा टिम्बर यानी लकड़ी और एलिफेंट्स मिलते थे, तो लकड़ी से वो काफी ज्यादा चीजों का निर्माण कर सकते थे। और एलिफेंट्स जो थे वो उनके हेल्प करते थे कि जब युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उस टाइम उस दौरान उनकी हेल्प करते थे। मगध जो है वो बिल्कुल लार्ज डिपोजिट था यहाँ पे आयरन और का। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से जो ये मगध है वो काफी पावरफुल था। मगध जो उसको प्रोटेक्शन भी मिली थी नेचर के थ्रू भी, क्योंकि जो ओल्ड कैपिटल थी राजगृह, जिसे आज राजगीर के नाम से जाना जाता है, ये पूरे चारों तरफ से हिल से सराउंडेड है, तो सुरक्षा के तौर पे भी काफी आप कह सकते हो प्रोटेक्टेड थी। और जो न्यू कैपिटल उन्होंने बनाई थी पाटलिपुत्र, जिसका आज नाम पटना है, वो भी सिचुएटेड थी रिवर गंगा के पास। तो रिवर गंगा के पास, तो मान लीजिए आपको अगर किसी को अटैक करना है, आना है, तो पहले गंगा रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि काफी वेल प्रोटेक्टेड थी नेचर के थ्रू भी। मगध जो था वो बहुत ही फ्लोरिशिंग ट्रेड था उसका, अदर रीजन्स के साथ बहुत अच्छा खासा व्यापार भी था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है द वाजी कॉन्फेडरेंसी। और देखिए जो वाजी कॉन्फेडरेंसी थी वो मैनी क्लेन्स ऑफ हुम दे लिचवीज वर द मोस्ट पावरफुल। तो यहाँ पे काफी डायनेस्टिक क्लैंस, मतलब काफी वंश के, कई तरह के वंश के लोगों ने यहाँ पे राज किया, बट उनमें से जो लिचवीज थे, ठीक है, लिचवी वंश के जो राजा थे वो काफी पावरफुल थे यहाँ पे। इसकी जो कैपिटल थी वो वैशाली थी, जिसे आज प्रेजेंट डे में हम बिहार के नाम से जानते हैं। लिचवीज जो है वो रिपब्लिक थी एंड नॉट रूल्ड बाय अ किंग। तो यहाँ पे कोई राजा राज नहीं करता था, बल्कि ये रिपब्लिक थी, यानी लोगों के द्वारा ही राज की जाती थी, और जो यहाँ डिसीजन लिए जाते थे वो सारे के सारे जो पीपल मिलजुल के लेते थे। अच्छा ठीक है, जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि मेजोरिटी के बेसिस पे, अगर 5 लोग हैं, अगर 4 ने हाँ करी और 1 ने ना करी, तो 4 की हाँ के उस पर ही कोई भी फैसला लिया जाता था। अच्छा, जो लिचवीज थे वो रिपब्लिक थे, रिमेन्ड इंडिपेंडेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफी लंबे समय तक वो रिपब्लिक रहे। फाइनली जो अजात शत्रु था उसने महाजनपद पे इसको आक्रमण किया और उसको जीत लिया था। तो इस तरह से ये आप होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।